त्वचा को धूप में खुली रखने से हम अधिक प्राण पाते हैं। ज्ञान की जागृति का पॉइंट है। ज्ञान जागृत होता है। मैं उनकी अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। अरे बहुत उतावली है अपन लोग यार। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार त्वचा से हम लगातार प्राण को खींचते हैं। योगियों के अनुसार योग से हम इस प्राण शक्ति का आकर्षण, पाचन और नियमन अधिक सुगमता से और अधिक मात्रा में करते हैं। त्वचा के छिद्र प्राण शक्ति को पाने एवं अवशिष्ट वस्तुओं को शरीर से निकालने के लिए महत्वपूर्ण है। त्वचा को धूप में खुले रखने से हम अधिक प्राण पाते हैं। सूर्य स्नान इसी कारण बहुत लाभदायक है। अन्न, फल, शाक आदि सौर शक्ति से भरपूर हैं, इसीलिए प्राणदायक कहलाते हैं। पूर्वार्थ और पाश्चात्य दर्शन दोनों के अनुसार हम भोजन से बहुत अधिक प्राण शक्ति पाते हैं। इस जीव द्वारा जो हम पाते हैं, अन्न, अंग, पेट आदि प्राण नहीं ग्रहण करते। भोजन का स्वाद ही उसका प्राण है। योगी भोजन को तब तक चबाते हैं जब तक उसका स्वाद समाप्त नहीं हो जाता। अन्न के सारे प्राण जीव द्वारा सोखे जाते हैं। इसके बाद यह प्राण भोजन का कोई भी पाचन अंग ग्रहण नहीं कर सकता। थकावट और सुस्ती होने पर कुछ खाने से वह तुरंत दूर हो जाती है। इसका कारण जीव द्वारा उस अन्न के प्राण को ग्रहण करना ही है। अन्न का पाचन तो अनेक घंटों के बाद होता है, तब वह मात्र अंगों को पोषण देता है, प्राण नहीं दे सकता। यह पाचन उन अंगों के 70% प्राण शक्ति को खर्च कर देता है। ये बहुत सही बात है। प्राण की प्राप्ति इन अंगों पेट, आंत, लीवर से नहीं होती। होम्योपैथी पद्धति इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें दवा की सूक्ष्म मात्रा को जीभ पर रखने भर पड़ता है। योगियों और पश्चिमी विज्ञानियों के अनुसार नाक प्राण ग्रहण करने का एक और मुख्य अंग है। इस हवा के बिना हम क्षण भर जीवित नहीं रह सकते और रोगों एवं मृत्यु से ग्रस्त हो जाते हैं। मनुष्य प्रति मिनट 18 श्वास में 1 लीटर हवा ग्रहण करता है और 24 घंटे में 13,000 लीटर। इसके समक्ष 2 लीटर पानी और 1 किलो अन्न से प्राप्त शक्ति मनुष्य के लिए नगण्य है। हवा शरीर का मुख्य पोषक तत्व है, अतः नाक के भीतर हवा ग्रहण करने के लिए असीम मात्रा में अल्ट्रा सेंसिटिव नर्वस रिसेप्टर्स होते हैं, जो हवा के समस्त गुणों को ग्रहण करते हैं। नाक हवा को ग्रहण योग्य बनाती है, धूल, गर्मी और नमी से मुक्त करती है और दुर्गंध को न ग्रहण करने की सूचना देती है। प्राकृतिक सुगंध में बहुत प्राण होता है, जिसे नाक ग्रहण करती है। सेंट पौधों और फूलों का प्राण तत्व है, जो अनेक प्रकार की मक्खियों को आकर्षित करता है। इससे अनेक पराग इन मक्खियों द्वारा दूसरे पौधों में फूलों की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। यह गंध अनेक प्रकार की मक्खियों को दूर भी भगाती है और
खुद को नष्ट भी करती है। फूलों की सुगंध को गहरे श्वासों से खींचने पर हम अधिक प्राण पाते हैं। एरोमा थेरेपी में सुगंध को सुंघाकर कई रोगों की चिकित्सा करती है। सुगंध की मालिश से भी कुछ कष्ट दूर होते हैं। आहार और आवेग का परस्पर गहरा संबंध है। संवेग के गड़बड़ाने, घटने या बढ़ने से खुराक प्रभावित होती है, यह सर्वविदित है। खुराक यदि प्रभावित हुई तो उसके दो प्रकार के परिणाम सामने आते हैं, दुर्बलता अथवा मोटापा। भोजन की मात्रा कम होने से कमजोरी आती है और ज्यादा होने पर स्थूलता बढ़ती है। स्थिर स्वास्थ्य तभी बना रह पाता है जब आवेग नियंत्रित हो। शरीर विज्ञानी मानते हैं कि हमारा पूरा शरीर तंत्र और उसकी गतिविधियां संवेगों पर आधारित हैं। इसके अच्छा होने पर शरीर क्रिया सामान्य बनी रहती है, जबकि इसकी बुरी प्रकृति समस्त प्रणाली को असामान्य स्तर का बना देती है। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले आचार व्यवहार से लेकर शरीर में चलने वाले सूक्ष्म आंतरिक क्रियाकलाप भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। भूख चूंकि सूक्ष्म अभ्यंतरिक हलचल की परिणति है, अतः उस पर भी भावनात्मक उथल पुथल का स्पष्ट असर दिखाई पाता है। वे कहते हैं कि अध्ययनों के दौरान यह देखा गया है कि आह्लाद एवं तनाव की स्थिति में आहार की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि उदासी और निराशा उसे अस्वाभाविक रूप से घटा देती है। यह सच है कि बार बार अधिक मात्रा में अधिक कैलोरी युक्त भोजन के लेने से मोटापा बढ़ता है, पर आखिर तनाव के दौरान भोजन लेने की बार बार आवश्यकता क्यों महसूस होने लगती है? इस संबंध में शरीर शास्त्रियों का कहना है कि इसे आवश्यकता या इच्छा करने के बजाय शरीर क्रिया का एक अंग मानना ज्यादा उपयुक्त होगा। उनके अनुसार शरीर जब तनावग्रस्त होता है तो भीतरी प्रणालियां उसे मिटाने के लिए अपने ढंग से प्रयास आरंभ कर देती हैं और ऐसे रसायनों का निर्माण करने लगती हैं जो आंतरिक दबाव को घटा सके। इस क्रम में भूख उत्तेजित करने वाले रसस्राव भी पैदा होने लगते हैं। इस स्राव के द्वारा काया तनाव को न्यून करने का उपक्रम करने लगती है। यही कारण है कि भोजन के मध्य व्यक्ति तनाव से कुछ राहत अनुभव करते हैं। यह राहत यूं तो अस्थायी और अस्थिर होती है, पर जब तक रहती है तब तक व्यक्ति को आरामदायक स्थिति प्रदान की रहती है। इसी प्रकार जब कभी कोई बहुत गहरा भावनात्मक धक्का पहुंचता है तो एक बार फिर समस्त आंतरिक संस्थानों का व्यतिक्रम हो जाता है और उससे आदमी दूसरे ढंग से प्रभावित होता है। क्योंकि तनाव और विवाद में भय लक्षणों के साथ साथ
आंतरिक संरचना में भी फर्क होता है। इसीलिए देह संस्थान उन दोनों के साथ पृथक ढंग से पेश आता है। तनाव में जहाँ भूख उत्तेजित होती है, वहीं अवसाद में वह घटती है। दबाव की स्थिति में यदि क्षुधा बढ़ती है तो इसका एक ही मतलब है, शिथिलता लाना और काया को अस्वाभाविकता से मुक्त बनाए रखना। चूंकि उदासी की दशा में शरीर प्रायः तनाव रहित होता है, अतः भूख बढ़ाकर उसे घटाने मिटाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। इसी कारण से ऐसे समय में वितरित तंत्र क्षुधावर्धक रस उत्पन्न नहीं करते। हालांकि शोधों से भी इस तथ्य को बल मिला है कि भोजन और आवेग के बीच गहरा लगाव है। शिकागो मेडिकल स्कूल के अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि डाइटिंग करने वाले लोग सामान्य जनों की तुलना में तनाव, आवेग और उत्तेजना के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उनके अनुसार यदि ऐसे लोग डरावने दृश्य देख लें तो उनके संवेग में असामान्य ढंग से वृद्धि हो जाती है। इस बढ़ोतरी के कारण इस मध्य उनकी आहार की मात्रा में भी आश्चर्यजनक वृद्धि होती देखी गई। इस स्थिति में मोटापा भी बढ़ने लगता है। एक प्रयोग के दौरान वहां के अन्वेषणकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि कर ली। शोधकर्ताओं ने इसके लिए 30 महिलाओं का चयन किया। इनमें 15 स्त्रियां ऐसी थीं जो डाइटिंग करती थीं। इन सभी को निश्चित संख्या में कुछ सूखे खाद्य पैकेट दिए गए। इसके उपरांत उन्हें एक भयोत्पादक फिल्म हैलोवीन के कुछ डरावने दृश्य दिखाए गए। आधा घंटा पश्चात फिल्म की समाप्ति पर जब उनकी खाद्य सामग्री का लेखा जोखा लिया गया तो अध्ययनकर्ता यह देखकर विस्मय में पड़ गए कि जो महिलाएं नियमित डाइटिंग करती थीं, उन सब ने डाइटिंग नहीं करने वाले ग्रुप से दोगुने परिमाण में भोजन उदरस्त किया था। उक्त परीक्षण से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि डरावने दृश्य से तनावजन आवेग में वृद्धि होती है। काया उसे अपने ढंग से सुधारने के क्रम में आंतरिक क्रिया विधि में परिवर्तन लाती है। अंतर के इस बदलाव के कारण भूख बढ़ाने वाले रसों का निर्माण होता है। इससे जठराग्नि की ज्वाला भड़कती है, क्षुधा बढ़ती है तो बार बार खाने की आवश्यकता अनुभव होती है, जिसके कारण मोटापे में उत्तरोत्तर विकास होने लगता है। इस वृद्धि के साथ शारीरिक कठिनाइयां भी बढ़ने लगती हैं, जिससे व्यक्ति तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक इसके पीछे के निमित्त को नियंत्रित न किया जाए। देखा गया है कि भावनात्मक संवेग को साध लेने पर फिर इस प्रकार की शिकायत देर तक टिकी नहीं रह पाती। इसलिए विशेषज्ञ इस संबंध में प्रायः यह सलाह देते हैं कि आवेग और उत्तेजना पर यदि अंकुश लगाया जा सका तो एक सीमा तक मोटापे को नियंत्रित किया जा सकना संभव है। यूं तो चर्बी बढ़ने के कई अन्य कारण भी है, पर सब में प्रमुख भावनात्मक अव्यवस्था ही है। इससे रीति तंत्रों पर दबाव पड़ता है जो चर्बी को बढ़ाने लगता है। इन दिनों अमेरिका में पिछले समय की तुलना में 51% लोगों में यह शिकायत बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण वहां डरावने और हिंसक फिल्मों के प्रति बढ़ती लोकप्रियता है। स्वास्थ्य संतुलन वस्तुतः
अधिकाधिक इस बात पर निर्भर है कि हमारे आहार विहार और दिनचर्या क्या है, किस वातावरण और परिवेश में हम रहते हैं, हमारी संवेगात्मक स्थिति कैसी है। इन बातों पर समुचित ध्यान दिया जा सके और उन्हें यदि असामान्य बनने से रोका जा सके तो उन कारणों को भी नियंत्रित किया जा सकना शक्य है जो शारीरिक स्थूलता वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं।